इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम आगे पढ़ते हैं। मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग। तो मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग को समझने के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। तो हम लेते हैं एक आयरन रिंग का एक डायग्राम लेते हैं जिसमें एयर गैप भी है आपका। ये आपकी आयरन रिंग हो गई और इसमें देखेंगे ये आपका एयर गैप भी है। चित्र में एक आयरन रिंग है जिसमें एयर गैप भी है। ये आपका एयर गैप हो गया। जब कॉइल में धारा प्रवाहित होती है तो रिंग में फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये आपकी जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसमें एक फ्लक्स जनरेट हो जा रहा है। जो सभी फ्लक्स होते हैं वो कोर से पास नहीं होते हैं। कुछ फ्लक्स कॉइल के आसपास सेटअप हो जाता है तथा फ्लक्स जो कोर के अंततः दूसरे पाथ ले लेता है मैग्नेटिक सर्किट में कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता है। यह फ्लक्स लीकेज फ्लक्स कहलाता है। जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो एक फ्लक्स जनरेट होगा। अब इसमें आप डायग्राम में देख रहे होंगे जो फ्लक्स होता है ये पूरे एक तो ये कोर में जा रहा है, लेकिन इसका कुछ पार्ट ये जो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है वो लीक कर रहा है। इस लीकेज फ्लक्स जो होगा ये वाला पार्ट है, इसी फ्लक्स को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है जो आपका लीक कर रहा है उसे बोलेंगे लीकेज फ्लक्स होता है। ये यूजफुल फ्लक्स नहीं होता है। यूजफुल जो फ्लक्स होगा वो आपका ये होगा जो मेन कोर में आपका जा रहा होता है, जिसे फाई म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपका यूजफुल फ्लक्स है। और जो आपका लीकेज फ्लक्स होता है उसको फाई एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो टोटल फ्लक्स होगा वो आपका यूजफुल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स दोनों के समीशन के बराबर होगा टोटल फ्लक्स। फाई टोटल इक्वल टू फाई यूजफुल प्लस फाई एल जो आपका लीकेज फ्लक्स है, और जो फाई यूजफुल है जो आपके कोर में जो फ्लक्स जा रहा है वो आपका फाई यूजफुल फ्लक्स हो गया। अच्छा, लीकेज कोफिशिएंट क्या होता है? इसको भी हम फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। इसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। जो लीकेज कोफिशिएंट होता है वो टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या हो गया आपका फाई टोटल, और जो यूजफुल फ्लक्स हो गया वो फाई यूजफुल। इनके रेशियो को हम क्या कहेंगे? लीकेज कोफिशिएंट कहेंगे। तो गामा की वैल्यू इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। अब चलते हैं आगे। तो जो आपका यूजफुल फ्लक्स है वो एयर गैप से भी पास होता है। जो आपका यूजफुल फ्लक्स है वो आप देख रहे हैं ये जो एयर गैप है इससे भी ये पास हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो यूजफुल फ्लक्स है कुछ पार्ट तो ये एयर गैप में है, बीच से जा रहा है, कुछ पार्ट्स ये इधर उधर फ्लक्स जा रहा है। तो आप चित्र को यदि ध्यान से देखें तो सभी फ्लक्स एयर गैप से पास नहीं होते, बल्कि कुछ फ्लक्स गैप के बाहर का पाथ ले लेते हैं। ये जो आपका बाहर का पाथ है इन्होंने बाहर का पाथ ले लिया है। फ्लक्स के गैप से बाहर निकल जाने की प्रक्रिया फ्रिंजिंग कहलाती है। ये जो फ्लक्स है जो गैप के बाहर चला गया है इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्रिंजिंग। फ्लक्स के एयर गैप से बाहर निकलने की यह प्रवृत्ति जो फ्रिंजिंग या बल्जिंग कहलाती है से एयर गैप का जो इफेक्टिव एरिया होता है वो बढ़ जाता है। फ्रिंजिंग से क्या होगा आपका जो पाथ हो गया, जो फ्लक्स का पाथ हो गया वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, एक तो इधर चला गया एक ये इधर चला गया, तो जिसकी वजह से जो एयर गैप का जो एरिया हो गया वो बढ़ जाता है। एयर गैप का एरिया बढ़ जाएगा तो जो एयर गैप की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कम हो जाती है। एयर गैप की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कम हो जाती है। एयर गैप की लंबाई अधिक होने पर फ्रिंजिंग प्रभाव अधिक हो जाता है। एयर गैप की यदि लेंथ बढ़ गई तो आपका फ्रिंजिंग इफेक्ट अधिक हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि कैसे आपका लीकेज फ्लक्स कैसे जनरेट होता है, फ्रिंजिंग क्या कहलाता है। अब आगे पढ़ते हैं एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल और एंड मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में क्या समानताएं हैं? तो पहला है इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा प्रवाह के
जो पाथ होता है उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट कहा जाता है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में उत्पन्न फ्लक्स का मार्ग चुंबकीय परपथ कहलाता है। वैद्युत परपथ में ड्राइविंग फोर्स ईएमएफ होती है तथा इसकी यूनिट वोल्ट होता है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में ड्राइविंग फोर्स एमएमएफ होती है तथा इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर टर्न होता है। तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा होती है तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है तथा इसका मात्रक वेबर होता है। चौथा पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा का अवरोध करने का गुण रेजिस्टेंस कहलाता है तथा इसका यूनिट ओम होता है। इसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में उत्पन्न फ्लक्स का अवरोध रिलक्टेंस कहलाता है और इसका यूनिट एम्पियर टन प्रति वेबर होता है, एटी पर वेबर होता है। तो देखिए आर और एस बिल्कुल सिमिलर ही है। पांचवा पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है वो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है और मैग्नेटिक सर्किट में जो एस रिलक्टेंस होता है वो उसकी वैल्यू होती है एल अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट होती है आई इक्वल टू वी अपॉन आर होती है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है फाई उसकी होती है वैल्यू एम एम एफ अपॉन एस। इलेक्ट्रिकल सर्किट में केसीएल व केवीएल लगाए जा सकते हैं, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में इन नियमों को लगाया जा सकता है। अब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो क्वांटिटीज़ हैं उनको कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका ईएमएफ होता है जो कि जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। मैग्नेटिक सर्किट में एमएफ होता है, एमएफ हो गया आपका ये। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होती है आई जिसका यूनिट एम्पियर होता है, और मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है फ्लक्स जिसका यूनिट वेबर होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, और मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है एल एस जो होता है उसकी वैल्यू होती है एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट जो होता है आई इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें फाई इक्वल टू एम एम एफ अपॉन एस, एस जहाँ पर रिलक्टेंस है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है, और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का विलोम, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी इक्वल टू 1 अपॉन आर होता है। उसी तरह परमियंस जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन एस। रिलक्टेंस का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो परमियंस हो गया 1 अपॉन एस। तो ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट के कंपैरिजन हो गए। अब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट की जो सिमिलरिटीज़ होते हैं उसका एक चार्ट बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, टेबल से हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो धारा प्रवाह का जो मार्ग होता है वो वैद्युत परपथ कहलाता है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स प्रवाह का मार्ग चुंबकीय परपथ कहलाता है। इसका सेकेंड पॉइंट हो गया ड्राइविंग फोर्स ईएमएफ होता है, ड्राइविंग फोर्स एमएमएफ होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो करती है, इसमें फ्लक्स उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा के अवरोध का गुण प्रतिरोध कहलाता है, फ्लक्स के अवरोध का जो रिलक्टेंस कहलाता है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, और मैग्नेटिक सर्किट में एस इक्वल टू एल अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में केसीएल व केवीएल लगाए जा सकते हैं। मैग्नेटिक सर्किट में फाई इक्वल टू एम एम एफ अपॉन एस होता है, एस यहाँ पर रिलक्टेंस होता है। सीरीज व पैरेलल के नियम लागू होते हैं। आर इक्विवेलेंट जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और जो आर पैरेलल होता है 1 अपॉन आर पैरेलल हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है
वो एस सीरीज इक्वल टू हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। उसी तरह पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/S पैरेलल इक्वल टू 1/S1 प्लस 1। अभी आपने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या समानता है वो पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में क्या असमानताएं हैं। तो पहला है जो तो फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण धारा प्रवाहित होती है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स केवल उत्पन्न होता है, प्रवाहित नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसके कारण करंट फ्लो करती है, लेकिन जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें जो फ्लक्स होता है वो केवल इंड्यूस्ड होता है, उत्पन्न होता है, प्रवाहित नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है आपका, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कई पदार्थ होते हैं वो कुचालक के रूप में उपलब्ध हैं, जिनमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जबकि मैग्नेटिक कुचालक मतलब मैग्नेटिक इंसुलेटर जैसा कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स हर पदार्थ में उत्पन्न हो सकता है, जैसे वायु में भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके इंसुलेटर होते हैं, बट मैग्नेटिक सर्किट में आपके इंसुलेटर नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किंतु मैग्नेटिक सर्किट में केवल फ्लक्स उत्पन्न करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसको बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस क्लोज्ड नहीं होती हैं, यह पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाती है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्लोज लाइंस होती हैं जो एक्सटर्नली नॉर्थ पोल से साउथ पोल तथा इंटरनली साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर फ्लो होती है। अब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट को जो असमानता है उसको टेबल के थ्रू समझते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, ये आपका मैग्नेटिक सर्किट हो गया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें करंट फ्लो होती है, और मैग्नेटिक सर्किट में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें फ्लक्स प्रवाहित नहीं होती, केवल उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई सारे वैद्युत कुचालक या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जैसे एयर, पीवीसी, वुड, प्लास्टिक प्रकृति में उपलब्ध हैं। मैग्नेटिक सर्किट में सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रकृति में एक भी चुंबकीय कुचालक पदार्थ उपलब्ध नहीं है। मैग्नेटिक सर्किट में एक भी आपका जो मैग्नेटिक इंसुलेटर है वो नेचर में नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में थर्ड पॉइंट है, धारा बनाए रखने हेतु एनर्जी की आवश्यकता होती है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को उत्पन्न करने हेतु ऊर्जा आवश्यक होती है, बनाए रखने हेतु नहीं। और इसमें फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस क्लोज नहीं होती हैं, मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्लोज्ड होती हैं। तो ये आपकी असमानताएं हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट्स में। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, एक लोहे का वलय मतलब रिंग जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा औसत परिधि में 50 सेंटीमीटर है, 100 टन्स की कुंडली के साथ वर्तित किया जाता है। 8 एम्पियर की विद्युत धारा 40,000 लाइन्स का फ्लक्स उत्पन्न करती है। लोहे की चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो एक लोहे की रिंग हो गई जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी जो लेंथ होगी वो 50 सेंटीमीटर है, और उसमें 100 नंबर ऑफ टन से उसको कुंडलित किया जाता है। उसमें फेरों की संख्या जो n है वो 100 है। 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है जो 40,000 जो लाइन्स है उसका फ्लक्स उत्पन्न करती है। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 3 × 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ हमको गिवन है 50 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे तो लेंथ हो जाएगी 0.5 मीटर। नंबर ऑफ टन्स जो हो गए n वो 100 हो गए, और जो करंट फ्लो कर रही है वो 8 एम्पियर की हुई, तो I = 8 एम्पियर होगा। और गिवन है कि 40,000 लाइन्स का फ्लक्स उत्पन्न करती है, तो जो फाई होगा वो 40,000 लाइन्स हो गया। इसको वेबर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40,000 × 10⁻⁸ वेबर, इसको
सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ वेबर। अब हमको फाइंड करना है लोहे की चुंबकशीलता। तो हमको पता है कि जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स MMF होता है वो होता है फाई इंटू रिलेक्टेंस। फाई क्या है? फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस, फाई इंटू एस। MF क्या होता है? वो होता है NI। तो MF की वैल्यू NI रख देंगे और यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू फाई इंटू रिलेक्टेंस क्या होता है? L/μ0 इंटू μr इंटू A। हम सबकी वैल्यू रख देंगे। N की वैल्यू 100 है, 100 इंटू करंट की वैल्यू 8 है, 8 हो जाएगा, इक्वल टू फाई की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻⁴। तो फाई की वैल्यू रख देंगे 4 × 10⁻⁻⁴ इंटू लेंथ है हमारा 0.5 मीटर, 0.5/μ0 हमको पता है 4/10⁻⁷ होता है, इंटू μr हमको फाइंड करना, इंटू एरिया क्या है हमारा 3 × 10⁻⁻⁴। तो एरिया की वैल्यू रख देंगे 3 × 10⁻⁻⁴। इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से μr वैल्यू फाइंड कर लेंगे। μr इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁴/800 इंटू 12π × 10⁻11। तो μr की जो वैल्यू आती है 663 आती है। तो इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। एक वैद्युत चुंबक में एयर गैप जो है 4 मिलीमीटर है तथा वायु अंतराल का जो फ्लक्स घनत्व है वो है 1.3 वेबर प्रति वर्ग मीटर। एयर गैप के एम्पियर टन ज्ञात कीजिए। तो एयर गैप की जो लेंथ है वो 4 मिलीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। जो एयर गैप का जो फ्लक्स घनत्व है मतलब फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो B इक्वल टू हो जाएगा 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब एम्पियर टन फाइंड कर लेंगे। एम्पियर टन क्या होता है? MMF होता है। तो एम्पियर टन इक्वल टू हो जाता है फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस। तो फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस हमको पता है कि जो फ्लक्स होता है फाई, जो B होता है फ्लक्स डेंसिटी B इक्वल टू फाई A होता है। तो वहाँ से फाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमको पता है जो फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू BA होता है और B हमको गिवन है जो फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो φ/A जो होगा, ये जो A होगा उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं। तो φ/A की जगह लिख देंगे B इंटू L/μ0 इंटू μr। B की वैल्यू हमको पता है 1.3 होता है, तो B की वैल्यू 1.3 रख देंगे और L क्या है 4 × 10⁻³ रख देंगे। μ0 की वैल्यू 4/10⁻⁷ और जो एयर का जो μr होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो उसकी वैल्यू 1 रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 4136 एम्पियर टन। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक वृत्तीय लोहे की मुद्रिका की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी औसत परिधि 0.5 मीटर है। मुद्रिका का रिलेक्टेंस, सेकेंड पार्ट, मुद्रिका में 0.8 मिली वेबर का फ्लक्स पैदा करने के लिए एम्पियर टन की गणना कीजिए। ठीक है, मुद्रिका की जो अपेक्षित चुंबकशीलता 400 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको गिवन क्या है? एरिया गिवन है। तो एरिया हो जाएगा 5 सेंटीमीटर उसका, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। लेंथ हमको पता है, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मीटर। और जो ये देखा है मुद्रिका की जो अपेक्षित चुंबकशीलता है डेट मीन्स μr जो है, μr इक्वल टू हो जाएगा 400। तो पहला फाइंड करना है मुद्रिका का रिलेक्टेंस फाइंड करना है। तो S इक्वल टू होता है L/μ0 μr A। L की वैल्यू रख देंगे, μ0 की वैल्यू रख देंगे, μr की वैल्यू और A की वैल्यू रख देंगे। तो उसकी S जो आएगी वैल्यू जो आएगी 2 × 10⁻6 एम्पियर टन पर वेबर होगी। दूसरा हमको फाइंड करना है एम्पियर टन। तो एम्पियर टन होता है फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, फ्लक्स हमको पता है 0.8 मिली वेबर है, तो हम वैल्यू रख देंगे 80 इक्वल टू हो जाएगा 0.8 × 10⁻³ इंटू
2 इंटू 10⁻⁶, तो यहाँ से ET आ जाएगा 1600। इस प्रकार एम्पियर टर्न हम फाइंड कर लेते हैं।